हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल या नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे सी सेट 2014 का। तो 12-13 का सी सेट करवा दिया है मैंने। सब आपको UPPCS प्ले लिस्ट में प्रीवियस ईयर करके प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएंगे। सी सेट का भी, प्रीलिम्स का भी। तो चलिए आज हम 2014 का करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल से है पहला क्वेश्चन। असर्सन का है। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांश आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कारण है लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। तो कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। किसी व्यक्ति समूह के अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जिसके तहत सभी लोग एक दूसरे से भी व्यवहार को आगे बढ़ाते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला है, कौन सा एक आवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? चाक्षुष संपर्क मतलब आई कांटेक्ट, या यीलिंग चिल्लाना, या मबलिंग, या फिर जॉर्गन में शब्द जाल या बुदबुदाना। तो पहला सही सी बात, सिंपल सा है, आई कांटेक्ट। नेक्स्ट है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इनकोड मीन्स टू इनकोड का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में? तो इसका मतलब होता है कन्वर्ट सिग्नल इनटू न्यूट्रल इम्पल्स। जैसे संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें संदेश देने वाला सेंडर कहलाता है, संदेश मैसेज कहा जाता है, और कोड लेखन को इनकोडिंग बोलते हैं, तथा प्रस्तुत प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक जैसे अनिवार्य तत्व होते हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया के अंतर्गत कुटलेखन के द्वारा संदेश को वाचिक प्रक्रिया के अंतर्गत कुटलेखन के द्वारा संदेश को वाचिक और अवाचिक मतलब वर्बल या नॉन वर्बल रूप से तंत्रिकी आवेगों में बदलकर संदेश को भेजा जाता है। संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे किसे कहते हैं? जैसे व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? तो वो बोलते हैं फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट फॉर कन्वर्सेशन। वार्तालाप के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को ना प्रभावी बातचीत नहीं हो सकती, और संदेश ग्रहण में बाधा भी नहीं है, और ये है तो ऑप्शन हो गया भी। तो संप्रेषण की प्रक्रिया की पूर्णता में संदर्भ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संदर्भ में तात्पर्य भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक वातावरण से है। यदि इनमें से कोई भी तत्व जो कि किसी न किसी प्रकार संदर्भ से संबंधित है, संप्रेषण हेतु नकारात्मक व्यवधान उत्पन्न करता है, तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। अतः संदर्भ में संबंधित तत्व सकारात्मक दृष्टि से उपयुक्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, पेल्च प्रभाव स्पष्ट करता है समवर्ती प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिति को, और कनिष्ठों के समवर्ती प्रभाव के साथ साथ संयुक्त समर्थिति की मांग को, या न्यू उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिति को, या उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिति को। उसमें डी आंसर होगा, सुपीरियर सपोर्टिवनेस कंबाइंड विद एडिक्वेट अपवर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड। पीएलजी प्रभाव याद कर लीजिए इसको, क्योंकि कम्युनिकेशन क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड होते हैं। पीएलजी प्रभाव उपयुक्त परिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता से संबंधित है। सर्वप्रथम डोनाल्ड पेल्च द्वारा 1952 में संगठनात्मक संचार के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्थता के अधीन कर्मचारियों या अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंधों की आवश्यकताओं के मार्ग का सिद्धांत दिया, जो कि स्पष्ट संचार के संदर्भ में पेल्च प्रभाव के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, और कारण है संप्रेषण में अंतर क्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। तो इसका जो है आंसर दोनों तो सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, मतलब स्पष्टीकरण नहीं करता। नहीं, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ पर है, क्या पूछा है? हाँ, संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। संप्रेषण में अंतर क्रियाओं की संरचना समन्वय आवश्यक है। बिल्कुल दोनों के दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या नहीं, कारण की व्याख्या कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। इसमें बी दिया है, ए होगा। अगला है, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे हैं
वे होंगे ध्यान देने तथा प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ध्यान देना जब आवश्यक हो तब अपनी रुचि को छुपाना, ध्यान देना तथा दिए गए संदेशों के प्रति उपयुक्त सूचकों से अनुक्रिया देना, या एक समय में एक साथ कई संदेश सुनना और सकारात्मक समालोचना प्रदान करना। तो इसका अच्छा है कि ध्यान देना तथा पुष्टि प्रदान करना। ऑप्शन ए। अच्छे श्रोता की वही क्वालिटी है। और नेक्स्ट है हाँ, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है वह है, तो उसको बोलते हैं परिस्थिति का वर्णन करना, चिंता व्यक्त करना, या वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, या पर्याय वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना। तो एक जो है जो टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर, एक एक्टिव लिसनर की तकनीक ये होती है कि वो पहले क्या करे, वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करे। ठीक है। एक सक्रिय श्रोता द्वारा श्रवण क्षमता हेतु आवश्यक तकनीकें हैं, जैसे कि वक्ता के कहे शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, अवरोधों को कम करना, श्रवण हेतु स्वयं को तैयार करना, और मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना, और किसी प्रकार के तथ्य संबंधी निर्णय लेने से बचना। अगला है ए मैसेजेज। एक मैसेज संदेश क्या है, तो यह है एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो, या एक अस्पष्ट संकेत, या उसको बोलते हैं एक कंफाउंडिंग स्टिमुलस, और या फिर अलग है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। नेक्स्ट है इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड, प्रभावी श्रवण समावेश करता है क्या, पूर्वाग्रह को, विस्तृत समालोचना को, असहमति के बिंदुओं को छानने का, या अपने संदेश को समझ की पुष्टिकरण को। तो ये होगा बी। प्रभावी श्रवण एक दो मुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संप्रेषित और प्राप्त किए गए शब्दों की प्रतिपुष्टि अनिवार्य है। इसके अभाव में प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया किसी भी दशा में पूर्ण नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं। संप्रेषण प्रक्रिया घटने वाले सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। पहले फीडबैक देंगे कि संदेश सुनेंगे, फिर कोलाहल होगा। तो क्या होगा इसमें, इसका पहले क्या होगा, पहले मैसेज देंगे, आप संदेश देंगे, फिर कोलाहल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पुनर्विवेश, मतलब लास्ट में फीडबैक आएगा ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी सी। तो ये जो है ये इसके संप्रेषण के अंतर्गत ये तत्व आते हैं। संदेश का माध्यम कोलाहल और संदेश प्रापक पुनर्विलोकन फीडबैक। इस प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया सही क्रम होगा संदेश कोलाहल पुनर्निवेश। अगर निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवधानों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए का ध्यान रखता है और जो दूसरों के संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है, तो वह है संप्रेषण नियम। तो अंतर्निहित बोधों से संप्रेषण नियम संबंधित है। यह व्यक्तियों के व्यवहार की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए संप्रेषण के सुस्पष्ट नियमों का अनुगमन सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है अंतर्व्यक्ति संप्रेषण से नीति शास्त्र क्या है, तो समझने में अवरोध बढ़ाना, ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना, यह जानने योग्य नहीं है, ये विचारने योग्य है। तो ऑप्शन है इज वर्थ कंसिडरिंग। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो यहाँ पर मिलान करना है नकारात्मक निजी व्यवहार और कारण उसका क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे गले के पीछे हाथ रखना असहमति होती है, और आंखें सिकोड़ना क्या होगा, आंखें सिकोड़ना मतलब अस्वीकृति होगा। नाक सहलाना मतलब अतिशयोक्ति होगा। चश्मा उतारकर नीचे रखना नहीं सुन रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। देखिए अगर कोई गले के पीछे हाथ रख रहा है तो असहमति व्यक्त कर रहा है, आंखें सिकोड़ रहा है मतलब अस्वीकृति, और नाक सहलाना मतलब अतिशयोक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई बात कर रहा है तो नाक सिकोड़ ले रहे हैं। और अगला चश्मा उतारकर नीचे रख देना नहीं सुन रहे हैं, मतलब कोई कंसंट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट है दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति, और जो हमारे समान है उनमें तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। तो इसको जाना जाता है सामाजिक तुलना के सिद्धांत के रूप में। ये क्या है, सामाजिक तुलना सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों के अंदर स्वयं के मूल्यांकन हेतु स्व मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी राय और अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन दूसरे लोगों से इस विशेषताओं की तुलना करने के आधार पर करते हैं।
और यह एक प्रकार से मूल्यांकन को परिभाषित करता है और इस सिद्धांत लियोन फेस्टिंगर द्वारा दिया गया था। अगला है, इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण है तथा नियंत्रण से बाहर है और व्यक्तियों के अनुरोध हैं कि वे अपने घरों में रहें। इसमें पूर्वानुमान क्या है? कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, कुछ लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसमें क्या होगा पूर्वानुमान? तो इसमें ये होगा कि पहला दूसरा, जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, ये पहला दूसरा होगा इसमें। निर्णय लेने के किसी न्यायाधीश का निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में करना कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक्स बोलते हैं, मतलब प्रतिनिधि स्वतः शोध बोलते हैं, या अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, स्वतः शोध बोलते हैं, या एंकरिंग ह्यूरिस्टिक बोलते हैं, तो स्वतः आश्रय स्वतः शोध, या फिर समायोजन स्वतः शोध। तो इसको पहला होगा रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक। तो निर्णय प्रबंधन का हृदय है, किंतु एक उपयुक्त निर्णयन प्रक्रिया हेतु सूचना, समय और ऊर्जा के सीमित संसाधनों के क्रम में निर्णय की प्रक्रिया अत्यंत सरल एवं सुस्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में प्रक्रियागत त्रुटियां होने की संभावना रहती है। निर्णय लेने में किसी भी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छिक लगने वाले रूप में किया जाना प्रतिनिधि शोधन कहलाता है, या किसी घटना संभाव्यताओं का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार किए जाने पर केंद्रित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है? तो ये विशेषज्ञ तर्क का अपील, ख्याति तर्क का अपील, या पुतला तर्क का, या जोरदार तर्क की अपील। तो इसका ऑप्शन होगा सी, पुतला तर्क का। पुतला का तर्क मतलब स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। पुतला का तर्क एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करता है। इसे स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला, किसी प्रबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा उत्तर चुनिए। तो इसमें जैसे समस्या को परिभाषित करना, प्रतिबंधों को तत्वों को पहचानना, संभावित विकल्प का विकास करना, और है एक नियंत्रित मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें पहले समस्या को परिभाषित किया जाएगा और उसके बाद प्रबंधित तत्वों की पहचान करेंगे, मतलब पहला दूसरा हो गया। फिर आप समाधान हेतु संभावित विकल्प तीसरा हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। फिर स्टेबलाइज नियंत्रित एवं मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करें, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बना ही नहीं है, इसलिए ये याद कर लीजिए। और अगला है निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती ही कहलाती है। तो उसको बोलते हैं ए डिसीजन ट्री। एक निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीकी जो निर्णय पथों के संपूर्ण संभावित विकल्प दर्शाती है उसे एक निर्णय क्रम कहा जाता है। यह संभावित निर्णय की समग्र व्याख्या करता है। यह तकनीकी छोटे निर्णयों के विश्लेषण हेतु अत्यधिक उपयोगी है। अगला है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना को कौन नहीं है इसमें? दूसरों को निर्णय लेने की प्रोत्साहित करना, इन बातों को करने के लिए तैयार करना, या फिर पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना। तो ऑप्शन सी होगा यही। मैनेजर तो प्रबंधन को प्रभावी निर्णय लेने में उपयुक्त वातावरण प्रदान करने की निम्न विशेषताएं होती हैं: दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना, नई बातों को करने के लिए तैयार रहना, गुणात्मक सूचना के महत्व को पहचानना, और इस प्रकार पूर्ण रूप से केवल अपने ही ऊपर निर्भर रहना मैनेजर या प्रबंधक की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना में शामिल नहीं है। एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। उसको टेल्फी तकनीक बोलते हैं, ढर्रे से अलग चिंतन बोलते हैं, नामिक समूह तकनीक बोलते हैं, मस्तिष्कीय संचायन बोलते हैं, इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड एनालिटिक एबिलिटी। इसमें क्या होगा? क्रियाओं, परिणामों और अनुसंगिकताओं की धारणा जो किसी विशेष विकल्प से संबंधित हो को जाना जाता है, उसको जानते हैं निर्णय के खांचे के रूप में, डिसीजन फ्रेम के रूप में। निर्णय खांचे का संबंध
क्रियाओं, परिणामों और अनुषंगिकताओं की धारणा से है। नेक्स्ट है निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग किसमें करते हैं, अनियोजित ढंग से करते हैं और अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, या फिर उस सीमा से परे करते हैं जिसके लिए उसे बनाया गया है, या अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। तो ऑप्शन डी होगा, अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं। अगला है, ये 5 लोग PQRST एक फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, एक शतरंज खिलाड़ी है और एक हॉकी खिलाड़ी है। पी और एस अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं। महिलाओं में से कोई भी शतरंज या फुटबॉल नहीं खेलता है। एक विवाहित दंपति है जिसके टी पति है, QR का भाई है और वह ना हॉकी खेलता है ना शतरंज। फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन होगा क्यू। यहाँ पर सोल्यूशन है, चूंकि पी और क्यू अविवाहित महिलाएं हैं और किसी खेल में हिस्सा नहीं लेती हैं, जबकि क्यू ने ना हॉकी खेलता है ना शतरंज अर्थात फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर आप पहले क्या करेंगे, पहले पूरा मेल फीमेल रख देंगे। जैसे यह विभक्ति है पी, यह फीमेल मेल फीमेल है, तो यह जो पी है वो क्या है, PQRST यहाँ रख दीजिए। फिर फुटबॉल शतरंज हॉकी सारे खेल को ऐसे सीरियल वाइज लगा दीजिए। उसके बाद आप जो नहीं खेलता उसके आगे कट करिए, जो जो खेलता है उसके आगे सही करिए। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ क्यू का देखेंगे, क्यू की नहीं खेलता है शतरंज और हॉकी। आ गया ना सर? ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व। समान मानसिक योग्यता, प्रश्न 26 से लेकर 28 तक दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए। तो निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या क्या होगा, 27 है और 3 है और 216 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। कैसे होगा, तो 3 का क्यूब दिया गया है और 6 का क्यूब इसका क्यूब होगा, मतलब 216 का क्यूब मतलब 6 होगा, तो 6 लिखा जाएगा ना, 6 का इतना क्यूब। अगला है इलाहाबाद को दबल्ला लिखते हैं ऐसे, तो वाराणसी को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सीधा आप देख रहे हैं उल्टा कर दिया है, इलाहाबाद को उल्टा करके लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये ISAN हो जाएगा, ISAN तो डी में है, तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर आ गया। अगला है मैंगो को ऐसे लिखते हैं तो एप्पल को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर दो जोड़ा गया है, MNO हो गया, ABC हो गया, ऐसे एन MNOP हो गया। तो इस तरह से दो को प्लस करके बनाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 प्लस करके कर दिया गया है, ए के बाद हो गया C, इस तरह से B के बाद R। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। और दूसरा है, शोभा का विवाह किसी वकील से हुआ है, शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें जो है दोनों के दोनों कथन सही हो सकते हैं। अगला है, कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं, सुरेंद्र ईमानदार है, सुरेंद्र ईमानदार है। तो सुरेंद्र एक लड़का है, तो सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, तो तो इसमें हो जाएगा डी, ना तो एक होगा नहीं तो दो, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी सुरेंद्र जो है एक लड़का है, लड़की भी हो सकता है। और सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, तो सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, सभी लड़के ईमानदार हैं, सभी और सुरेंद्र ईमानदार है, तो सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनेगा एक पूरा, और यहाँ पर लड़के होंगे, यहाँ ईमानदार होगा, यहाँ सुरेंद्र होगा। तो यहाँ पर देखेंगे सभी लड़के ईमानदार हैं, दिख रहा है, सभी लड़के तो ईमानदार हैं और सुरेंद्र ईमानदार है, लेकिन सुरेंद्र लड़का है या नहीं इसकी एक संभावना है, अतः कथन 1 और कथन 2 असत्य है। अगला है, ABCDE तथा ए फुटबॉल खेल रहे हैं, ए तथा ई भाई है, F ई की बहन है और C ए का चाचा है का इकलौता बेटा है, B तथा D C के पिता के भाई की बेटियां हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है, ABCDEF फुटबॉल खेल रहे हैं, ए ई का भाई है और फिर है ए जो है ई का भाई है और EF की बहन है, EF की बहन है और C ए का चाचा है, C जो है ए का चाचा है और सी ए के चाचा का इकलौता बेटा है। अब डी बी और डी क्या है, बी और डी सी के पिता हैं, बी और डी सी के पिता हैं और पिता के भाई की बेटियां हैं, पिता के भाई की बेटियां हैं।
मतलब इनकी बुआ की टाइप लगेंगी। हाउ इज सी रिलेटेड टू, तो ये हो जाएगा चचेरा भाई। यहाँ पर पिता भाई दिया है। सी, यहाँ पर ए ई भाई बहन दिए हैं, सबका क्रोनोलॉजी लगा दिया गया है। फिर सी का माता पिता और उनके भाई की लड़की वगैरह दिया है कुछ। सी एफ का चचेरा भाई है। यहाँ पूरा ग्राफ बनाएंगे, ऐसे आएगा आंसर। उपरोक्त फुटबॉल खेलने वाले में से कितने पुरुष खिलाड़ी हैं? तो इसमें 3 हैं। उपरोक्त खेलने में ए बी सी डी ई आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य हैं। पिता माता 3 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्री। विवाहित पुत्रों में से 2 या 2 से 2 पुत्रियां तथा 1 को 1 पुत्र है। पूरे परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो इसमें 9 है। तो माता, इसमें दिया है कुल महिलाओं की संख्या है। माता है, 3 विवाहित पुत्रों की पत्नियां हो जाएंगी और 1 अविवाहित पुत्री हो जाएगी। 2 पुत्रों की 2 पुत्रियां हो जाएंगी, तो सब मिला के 9 हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निष्कर्ष में सही उत्तर चुनिए। सभी ज्ञान अच्छे होते हैं, सभी ज्ञान कठिन होता है। तो इसमें है कुछ है, इसमें है कुछ सभी कठिन चीज़ें ज्ञान है, सब कुछ अच्छी चीज़ें ज्ञान कठिन है होती हैं, और सभी अच्छी चीज़ें कठिन होती हैं और सरल चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कुछ चीज़ें कठिन होती हैं। नेक्स्ट है, यदि बी कहता है कि उसकी माँ, अगर बी कहता है कि उसकी माँ की एकमात्र पुत्री है, ए उसकी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो ए बी का क्या संबंध है? उसकी माँ की एकमात्र पुत्री हो जाएगी, तो वो हो जाएगा उसका मामा, उसकी बहन की। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है? बाबर, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तो इसमें बाबर, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। तो शेरशाह जो है इसके बेटा उटा नहीं था, बाकी सब खानदान ही है भाई। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य भिन्न है? सारनाथ, सारनाथ या हल्दी घाटी या पानीपत या कुरुक्षेत्र। तो सारनाथ जो है अन्य से भिन्न है। हल्दी घाटी तब युद्ध हुआ था, सारनाथ में तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। बताइए ए डी का क्या रिश्ता है? तो ए डी का रिश्ता है पौत्री का। तो प्रश्न का आप देखेंगे, ई ए यहाँ पर दिया गया पूरा चार्ट बना के, ए बी बहन है तो सी इसकी माँ है, इसकी माँ इसी है, इसकी माँ ये है, तो इसका संबंध क्या है? तो डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 परिवार ए बी सी डी ई एफ एक कतार में बने घरों में रहते हैं। बी पड़ोसी एफ और डी है। ई के पड़ोसी ए और सी, ए एफ डी के बगल में नहीं रहता, सी डी के बगल में नहीं रहता है। एफ के बगल में कौन पड़ोसी रहता है? तो बी और सी। यहाँ पर आप ग्राफ बनाएंगे पूरा इस तरह से, तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? बताइए। तो तोता, उल्लू, चील, बाज। तो तोता भिन्न है, चील, उल्लू, बाज ये सब काफ़ी ऊपर उड़ते हैं और ये नीचे। उल्लू, चील, बाज सर्वाहारी है, जबकि तोता शाकाहारी है, इसलिए भिन्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही निष्कर्ष को चुनिए। मानस एक खिलाड़ी है, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। जिसमें क्या हो जाएगा? मानस लंबा है, सभी लंबे खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। लंबे आदमी खिलाड़ी होंगे तो गलत हो जाएगा। लंबे आदमी खिलाड़ी नहीं है, ये भी गलत है। मानस लंबा नहीं है, ये तो गलत है। मानस एक खिलाड़ी है तो लंबा ही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है, जंगल में जानवरों को मारने के लिए एक बाघ को नुकीले पंजे की आवश्यकता होती है। निश्चितता सत्य है, शायद सत्य है, शायद गलत है, निश्चितता गलत है। तो ये निश्चितता सत्य है। बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 6, 11, 18, 27, 38, 66। इसका ऑप्शन 51 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, 6 में 5 जोड़ा गया 11 हो गया, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 हो गया, 18 में 9 जोड़ेंगे 27 होगा, 27 में 11, फिर इस तरह से ये जोड़ते जाएंगे और संख्या को। फिर है, त्रिभुज ए बी सी इज नॉट पॉसिबल विद द साइड गिवन बिलो। तो भुजाओं में एक त्रिभुज ए बी सी संभावित नहीं है, कब? तो एक से ए का क्यूब अगर हो जाएगा और बी का क्यूब हो जाएगा और ना सी का क्यूब हो जाएगा, तो संभावित नहीं है। तो ए का क्यूब अगर कर देंगे तो 216 हो जाएगा, 7 का 343 होगा, तो ए प्लस बी 559 हो जाएगा, और सी में 9 का क्यूब जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। तो विकल्प में दी गई भुजाओं का संभाव नहीं है। अगला है, एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर यहाँ पर चल गया। फिर क्या हुआ? फिर चला, फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा। फिर यहाँ पर बाएं घूमकर श्री कुमार के घर पहुंचा 4 किलोमीटर चल के।
फिर वहाँ से दाईं ओर घूमा, दाईं ओर मतलब ऊपर घूमा, फिर वह 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। फिर क्या हुआ, चलकर फिर श्री शर्मा के घर पहुँचा। तो श्री शर्मा और सिंह के घर की दूरी क्या हो जाएगी, मतलब ये सिंह के घर से और श्री शर्मा के घर की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 3 दिए गए हैं, तो यहाँ हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 5 किलोमीटर की। तो यहाँ पर सोल्यूशन एवोगैड्रो। तो ये पूरा त्रिभुज बनाइए, ए सी स्क्वायर बी सी बी ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर रखिए, सॉल्व करिए, 5 किलोमीटर आ जाएगा। अगला है इफ़ ए की पावर एक्स इक्वल टू बी एंड वाई की पावर बी की पावर वाई इक्वल टू ए, देन एक्स वाई का मान क्या होगा। तो इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ पर एक्स की पावर बी इक्वल टू बी हो जाएगा, तो इसका सॉल्व करेंगे तो पहला समीकरण बन जाएगा ये। फिर दूसरा समीकरण ये बन जाएगा, और वाई 1/x है तो एक्स वाई बराबर 1 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरिए यहाँ पर। तो इसका आंसर 11 हो जाएगा, तो खाली स्थान भरना है। तो 2 2 4 है, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 हो गया है, और 3 2 2 2 4 1 5 हो गया है, 2 2 4 1 5 हो गया है, और 3 2 6, 3 2 6 है, प्लस 2 8 हो गया है, 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया है। उसके बाद हो जाएगा 4 दूनी 4 3 12, 12 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ त्रिभुजों को अलग करके जोड़ा गया है, यहाँ पर 11 4 3 12, 4 3 12 1 11 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 3 11 इसका हो जाएगा। तो 2 3 6, ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं 2 दूनी 2 ये प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11। ठीक, नेक्स्ट है, यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। यदि 3n प्लस 1 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो उसका शेषफल 6 होगा, क्योंकि n बराबर 11 है तो 7 से भाग देने पर 4 आ जाएगा। प्रश्न के अनुसार 3n प्लस 1 को बात की गई है, तो 3 का 11 में गुणा करके 1 कर देंगे, 34 हो जाएगा। फिर नई संख्या को 7 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा, 4 तथा शेषफल 6 हो जाएगा। अगला है, तो यहाँ पर दिया गया है, यदि a इक्वल टू √2 0.25 और b इक्वल टू 0.25, तो c का 0. इसका स्क्वायर तथा d इतना है, तब क्या हो जाएगा, कौन सा बड़ा छोटा हो जाएगा, तो उसमें हो जाएगा पहले d हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, फिर c होगा, फिर b होगा, फिर a होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा c। देख सकते हैं सॉल्व करके, एक ए सी बराबर हो जाता है 7 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 12 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं, किसी बाह्य बिंदु पी से पी ए और पी बी ओ केंद्र के वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि वृत्त ई बिंदु पर सी डी स्पर्श रेखा हो, तब पी बी माइनस 16 सेंटीमीटर मतलब CMS, ए सी बराबर 7 और सी डी बराबर 12, तो कोण पी सी डी का माप क्या होगा, तो इसका यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका माप पी सी डी का माप पूछ रहा है, तो क्या होगा, तो इसका माप हो जाएगा 32 सेमी। तो यहाँ पर है, त्रिभुज पी सी बी और सी डी को बाह्य बिंदु पी पर स्पर्श करती है, तो पी को ए और तथा पी डी को बी तक बढ़ाया जा गया है। ए पी बराबर 1 सेंटीमीटर और त्रिभुज ए सी डी का परिमाप 2a होगा, अतः पी सी बी का मान क्या हो जाएगा, 2 का गुणा आप 16 कर देंगे तो 32 सेंटीमीटर। अगला है, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए हैं और 455 छात्र फेल हुए हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, 700। तो यहाँ पर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र का परसेंटेज 35% है, तो परीक्षा में फेल हुए छात्रों का 65% मतलब फेल हो गए हैं। तो प्रश्न के अनुसार 65% का इतना अंक दिया है 455, तो 1% का आप निकाल लेंगे, तो 100% का 455 गुणे 100 बटे 65, तो 700 हो जाएगा, पूरा 700। एक वस्तु का ₹65 में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 10% लाभ पर बेचने पर उसे
कितना मतलब किस वस्तु पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, मतलब वस्तु पर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा जब उसको 10% लाभ मिल जाए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन 55। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है 100 रुपये, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो पहले x का गुणा आप 10 कर 100 + 30 अपन 100 कर देंगे तो 65 हो जाएगा। x का 50 रुपये है तो लाभ 10% का मूल्य हो जाएगा, 50 का गुणा कर देंगे और 100 में 10% जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55 पूरा कैलकुलेट करने पे। अगला निम्नलिखित अंकों के वितरण में माध्य ज्ञात कीजिए। तो x का दिया गया है, इसको f का दिया गया है, तो माध्य हो जाएगा 7.1। ठीक है, 7.1। इसमें माध्य निकालने के लिए पहले आप नंबर वाइज लगा दीजिए, इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए, फिर 3 इसका कर दीजिए, 4 चौक 16, 5 दूनी 10 और इसका सबको निकाल लीजिए, फिर इसको छोड़ लीजिए, इसको छोड़िए, फिर ई एफ एक्स 214 आ गया, 214 का 30 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा। दिए गए प्रदत्तों का बहुलक क्या होगा, इसमें बहुलक क्या है, इसमें बहुलक 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ कहीं 7 है। नेक्स्ट है इफ, यहाँ पर यदि 4800 का 16.5% यक्स का 3/4 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स मान हो जाएगा 1056। तो 4800 का इतना करेंगे और तो हो जाए इसके बराबर हो गया, तो 48 गुणे 16 कर देंगे, फिर इधर कर देंगे 3x हो जाएगा 4, फिर x को इधर ला देंगे तो ये गुणा गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1056। निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान भरें। तो यहाँ पर 7 51 2 है, 6 40 4 है और 5 28, तो क्या होगा, तो इसका मान 3 हो जाएगा। तो 3 कैसे होगा, जिस प्रकार 7 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा 51, उसी तरह 6 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा 40, तो 5 स्क्वायर प्लस 28 हो जाएगा। तो इसमें आप देख लेंगे 3 आ जाएगा इसका आंसर। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी, तो इसके आधार की लंबाई हो जाएगी 16:9। तो माना त्रिभुज का आधार x1 है तथा x2 है तथा ऊंचाई जो है 3x और 4x है, तो यहाँ पर 4/3 पूरा रख देंगे मान, तो 16/9 आ जाएगा। अगर अधोलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कौन सा एक अंक संख्या अन्य से भिन्न है, तो वह 279 भिन्न है। दिए गए संख्या में 269 को छोड़कर शेष सभी 11 से विभाजित हो रहे हैं और ये नहीं हो रहा है, इसलिए भिन्न है। तो यहाँ 59 से लेकर 62 के लिए निर्देश निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 59 से 62 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर सही दीजिए। तो मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की, एक समस्या शरीर की है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र तथा अन्य भौतिक सुविधाएं मानी जा सकती हैं, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख, वैमनस्य, रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान ना तो रोटी और वस्त्र, ना मोटर और महल हो सकते हैं। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था। इसी से उस समय अध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुष्य मानने लगा कि सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, या तो सत्य ही नहीं है अथवा है तो ऐसा है कि जिसकी ओर मनुष्य को ध्यान नहीं देना चाहिए। और विज्ञान ज्यों-ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया, त्यों-त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए, यहाँ तक कि अध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूति होने लगी कि उनकी बातों को वे जहाँ तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें। किंतु विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई। वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोग, शोक, जरा और मरण का शिकार होता है। तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं करते थे, उन सुखों के सायल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल, विषण्ण, अशांत तथा उतना अशांत है जितना पहले के युगों में शायद ही कभी रहा होगा। अतएव चिंतकों पर यह प्रतिक्रिया हुई है कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना सुखी हो जाए, आंतरिक असंतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों दिन उसकी मात्रा घटती जाती है। तो वह प्रयोगशाला में परीक्षण। विज्ञान का सत्य किस आधार पर आधारित है, तो प्रयोगशाला के परीक्षण पर। अगला विज्ञान की सीमा क्या है, तो विज्ञान की सीमा है वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर पाता। अगला है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार बताना है मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। बाकी पढ़ लीजिए, तो गद्यांश पर है, खुद से करना होगा। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व जीवन के विषय चिंतन दृष्टि क्या थी, तो वह क्या थी, वह शरीर की समस्याओं को प्रमुख मानता था, गलत है, वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था, यही सही है।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है? राजकुमार, यज्ञवेदी, ग्रामवासी, अजन्मा। तो अजन्मा नहीं है। प्रस्तुत विकल्पों में अजन्मा शब्द का तात्पर्य जन्म तथा अथवा जन्म पर्यंत है, क्योंकि अब यही भाव समास से संबंधित है। इस समास के अनुसार किसी शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है और सामासिक पद या समास पर पद अव्यय होता है। तो अगला है, सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ग्रस्त का विपरीत अर्थ क्या होता है? तो मुक्त होता है। और नेक्स्ट होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? पत्ता, अंधेरा, हाथ, तस्कर। तो इसमें जो है तस्कर नहीं है, पत्ता है। तो पत्ता का पत्र होगा और हस्त होगा, अंधकार होगा। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच। तो यह पुर्तगाली का। अगला है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? ब्राह्मण, पक्षी, विधेय, दांत। तो विधेय नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह व्यर्थ बात करने से कोई यह नहीं होगा, यहाँ होगा। गलत होगा। और संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। संपूर्ण देश भर, देश की बात है, भर है, अलग है। भाई ने भाई के साथ सलाह की। ये भाई ने भाई के साथ सलाह की, ये भी गलत है। कृपया प्रत्युत्तर शीघ्र दें, ये सही है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अत्यधिक की शुद्ध है। अधीन की अधीन होता है, अधीन होता है, अधीन नहीं होता है। व्यवहारिक के व्यावहारिक होता है। मिष्ठान का मिष्ठान होता है, गलत है। तो यहाँ पर अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी है, जबकि दृष्टि से अशुद्ध है। इसके अधीन का अधीन होता है, व्यवहारिक का व्यावहारिक होता है, मिष्टान का होता है मिष्टान्न। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्कर। मरीचि रश्मि दीप्ति है, पुष्कर तालाब का होता है। राम लक्ष्मण के पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा शब्द रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। तो वह है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? आयो, आयो। ब्रज, अवधि, ब्रज, खड़ी। तो यह है ब्रज का, आयो का। प्रश्नगत शब्द आयो ब्रज भाषा से उद्गमित है। इस भाषा का प्रसार मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली और जनपदों के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रजभाषा खड़ी बोली को विशेष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट है, मूक का विलोम क्या होगा? मूक का हो जाएगा वछाल। कई बार ये तो अभी यारो यारो में भी आया था। अगला है, ये इंग्लिश का दिया गया है, पढ़ के आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव बेस्ड ओनली ऑन दिस पैसेज। ओके। The great drawback of our education system is that the entire focus on making young children is a storehouse of information. They are given a load of books to carry on their books and cram in the information stored in them. There is no emphasis on creativity and personality development. They are not of how they can be novel should like Gandhiji, Rabindranath Tagore, and C.V. Raman, Satyendranath Bose, and Swami Vivekanand, and other Indian greats. They are taught the lesson of the material gain. They are coaxed to study engineering, medicine, and business management, and own a big house, a luxurious car, and heavy bank balance. What are the lessons which young children are being taught? तो ये होगा lessons of material gain. नेक्स्ट है, द आइडियम्स बैग एंड बैगेज मीन्स क्या होता है? विद आल बिलोंगिंग्स। द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स बैग एंड बैगेज मतलब होता है विद आल बिलोंगिंग। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम? तो इसका मतलब होता है मेकिंग यंग चिल्ड्रन ए स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये अभी इसी में लिखा गया था। व्हाट टास्क आर गिवन टू यंग चिल्ड्रन? Carrying heavy loads of books and cramming the information given in them. Next, which basic element of education is ignored? तो है creativity and personality development. Next है, choose the correct meaning of looks after from the option given below. To look like, to take care, to inquire, and none of these. So to take care. The correct meaning of look after in the given option is to take care. Choose the correct meaning of the idioms phrases belonging to on interrupt from alternative given below.
तो ये होगा बोस्टिंग बोस्टिंग। द मीनिंग ऑफ द इडियम्स ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट इज बोस्टिंग। Fill in the blanks with the most appropriate word from the alternative given below the sentence. His impeta was inscribed on a slab of pure white marble. The appropriate word among the given alternative is epitaph. It denotes word written on a tomb of gravestone. Next, fill in the blanks with the appropriate preposition given in the alternative base below sentence. He has pasted this notice. तो इसका होगा he has pasted the notice on the board. On the board होगा on the board. Next होगा which of the following alternative is the correct version of the given sentence. तो कौन सा सेंटेंस सही है? तो यह द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल। द पिक्चर कुड हंग ऑन द वॉल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पिक्चर हैंग्ड, ये भी नहीं होगा। तो वाज हंग्ड ऑन वॉल। तो हैंग जो है प्रेजेंट, हंग है पास्ट और हंग है पास्ट। मीन्स टू अटैच समथिंग और टू बी अटैच एट द टॉप सो द लोअर पार्ट इज फ्री और लूज। while hanged means to kill somebody, usually a punishment by tying a rope around their neck and allowing them to drop. The correct version of the given sentence, the picture was hanged on the wall, is the picture was hanged out the wall on the wall. Sorry. Choose the word nearest in the meaning to celestial. इसका होगा heavily. The synonyms of the word nearest to the word celestially is heavily, celestially, body, refer to moon, sun, earth, etc. अगला है which of the following alternatives give the correct form of indirect speech of the given sentence. तो oh God, do not put me to the test, said I. तो इसका हो जाएगा I appeal to God not to put me to the test. The correct form of the indirect speech. Choose one word from the option given below which means that which cannot be seen through. तो ये होगा opaque. The correct one word for that which cannot be seen, opaque, अपारदर्शी. Which of the following alternative given correct uses of word is sacrosanct. इसका हो जाएगा military men are no more sacrosanct than any other class. other होगा which one of the following alternatives give the correct synonyms of the word prodigal. इसका हो जाएगा extravagant. The correct synonyms of the prodigal is extravagant. which होगा which one of the following is the correct right form of the given sentence. इसका होगा मोहिनी said where did they park the car. ये भी सही है. मोहित सैड वेयर हैड दे पार्क द कार. ये सब सही है, मतलब दोनों सही हैं रूल के हिसाब से. ए रूल व्हेन ए रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट सेंटेंस द सिंपल पास्ट इज द डायरेक्ट बिकम पास्ट परफेक्ट इन डायरेक्ट. पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आर नॉट चेंज्ड. Transform the given sentence into interrogative form. Choose the correct answer from the options given below. There is nothing better than an active life. इसका हो जाएगा what is better than an active life. is not any don't, ये नहीं होगा, what होगा यहाँ पे. तो यहाँ पर द करेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा what. इंट्रोगेटिव में कुछ प्रश्नवाचक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. इसका है यू आर एज बिग ए फूल एज ए डोंकी. तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा ए डोंकी इज नॉट ए बिगर फूल देन यू. अगला विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड करेज. करेज का क्या होगा? करेज का हो जाएगा कॉन्फिडेंस, कॉर्डिस, मतलब इसका हो जाएगा बहादुर का कायर. चेंज द फॉलोइंग इनटू सिंपल सेंटेंस. द मोमेंट विच इज लॉस्ट ए लॉस्ट फॉर एवर. इसका अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा? द मोमेंट वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर. Pick out the word which is nearest in the meaning to the given word. Animus. इसका होगा hostile feeling. Animus means hostile feeling. फिर नेक्स्ट है
Which part of the speech has been used in underlined word in the sentence? The plan goes direct from London to Houston without stopping. तो इसका एडवर्ब है ये. Underline word direct is used as an adverb without stopping or changing direction. Which one of the following word has been spelled correctly? Temperature ये गलत है, और ये टेम्परेचर ये भी गलत है, ये गलत, ये हो जाएगा टेम्परेचर. चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ही इज वन आई मैन. तो होगा ही इज ए वन आई मैन. तो बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग with a constant sound article a is used because the word one being with a constant sound v. Correct sentence he is a one eyed man. ओके साउंड कर रहा है कॉन्सोनेंट का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन स्पेल्ड करेक्टली? करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग तो करस्पॉन्डेंस ये हो जाएगा करस्पॉन्डेंस का. नेक्स्ट है लास्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव द पंक्चुएशन मार्क्स बीन यूज प्रॉपरली? तो इसका होगा नन ऑफ द एबव. नन ऑफ द एबव कोई भी सही नहीं है. तो ठीक है, इस तरह का वीडियो बताइए जरूर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.